सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग और कैसी चल रही है आपकी तैयारी। तो गाइस वरदान सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिस इज अभिषेक एंड वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस जिसको नहीं पता है, जो लोग आज नए हो यार, तो समझ जाओ कि वरदान सीरीज खासकर क्लास 9th और क्लास 11th CHS एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है ना। तो यहाँ पे यार 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है। तो जाके आप अगर आप नए हुए तो जाके यार ये सीरीज़ की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी चैनल पर, आप जाके देख सकते हो है ना। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आपको अपने एग्जाम के लिए बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। तो यार देख लेते हैं आज किस चीज़ का प्रैक्टिस करना है। हमें पता है, आपको मालूम है, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो गाइज आज है 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि फिजिक्स के हम लोग करने वाले हैं ना। फिजिक्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं विच इज़ स्पेशली डिज़ाइन फॉर CHS क्लास 11th के लिए। देखो क्लास 9th के लिए प्लेलिस्ट बनी है, जाके आप वहाँ देख सकते हो। और एक मिनट, क्या आपने जो पिछला वाला वीडियो मैंने अपलोड किया, क्या आपने वो देख लिया है? अगर देख लिया तो गाइज आपका कमेंट करना वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वो वीडियो खास आपके लिए ही बनाया गया है, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप जाके उसे एक बार देख जरूर लेना और साथ में अपने कॉमेंट्स भी कर देना, ताकि हमें पता चल पाए यार आपको किस टॉपिक में, किस पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। एक बार उस वीडियो को जरूर देख लेना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो चलो यार आज प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखो सुनो, सब लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाना है ना। सारे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि मुंह से ही बन जाएंगे। तो फिजिक्स का थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल रहेगा, तो एक बार कॉपी पेन लेके कहीं पेज लेके बैठ जाना और फटाफट लिख के पॉज करके वीडियो आंसर कमेंट में करते जाना। गाइस देखता हूँ 25 में सबसे ज़्यादा कौन सही कर पाता है ना। देखो आप अगर ईमानदारी से मेहनत करोगे, फिर वो आपको रिजल्ट भी आपको उसका दिखेगा। तो चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं, आप लोग भी तैयार हो जाओ। और मैं यहाँ स्किप मत करना, बहुत तेज़ी से मैं लेके चलूँगा हर बार की तरह। तो चलो यार गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज क्वेश्चन नंबर 1 ये आपके स्क्रीन के सामने। बताओ फटाफट, मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, साथ में ऑप्शन भी दे देता हूँ। तो गाइज ऑप्शन दे चुका हूँ, रीड कर रहा हूँ आपके लिए क्वेश्चन। आप पॉज करके सॉल्व करके आंसर जरूर देते रहना कमेंट में। तो गाइज यहाँ पे पूछा क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर जीरो है तो बताओ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। ये तो बहुत ही मतलब आसान है, फटाफट यार आप अपने आंसर्स देते जाओ। तो गाइज मैं इसका करेक्ट आंसर दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है ए, है ना। 0 डिग्री इज द राइट आंसर। अब कैसे भैया? तो गाइज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही तो कह रहा है। तो जब यार अगर आपका एंगल आई ही 0 हो गया तो एंगल आर भी तो 0 हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन लगाते रहना। क्वेश्चन नंबर 2 ये आपके स्क्रीन के सामने। तो वेराइटी ऑफ कोल। अच्छा, तो गाइज ये चारों ऑप्शन में से सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट किस वेराइटी ऑफ कोल में, किस पर्टिकुलर कोल में होता है ना। ये सब टाइप्स ऑफ कोल हैं, बताओ फटाफट से। अरे कोल माने कोयला यार। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर दिखा देता हूँ ए। सो गाइज का करेक्ट आंसर है ए, एंथ्रासाइट। अच्छा ये चारों क्या थे? देखो चारों ही कोल के 4 टाइप से हैं ना, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, पीट, लिग्नाइट। सबसे खराब वाला तो पीट होता है और मोस्टली हम लोग बिटुमिनस टाइप ऑफ कोल यूज करते हैं। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि एंथ्रासाइट है ना, उसमें लगभग 90 to 95% कार्बन कंटेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 3 ये आपके स्क्रीन के सामने। देखो लगाओ खटाखट। ऑप्शन आपके सामने दे देता हूँ, पहले देखो अपने से किया करो है ना, मैं तो आपको समझा ही रहा हूँ। तो गाइज मैं आपके लिए क्वेश्चन रीड कर देता हूँ फटाफट। सो गाइज जैसा कि हम जानते हैं कि यार हमारा नॉर्मल आई जो होती है वो पास की भी चीज़ें देख सकती है, दूर की भी चीज़ें देख सकती है। तो गाइज ये पूछ रहे एक डिफेक्ट के बारे में जिसमें हम दूर की चीज़ें तो देख सकते हैं लेकिन पास की चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी। कहने का मतलब वो ब्लर हो जाएंगी। जैसे जैसे हम कोई चीज़ पास में देखेंगे ना, जिसमें ब्लर दिखाई देगी, वो हमें साफ नहीं दिखाई देंगी। तो उस डिफेक्ट को क्या कहते हैं? आई होप आप पढ़े होगे साइंस में, बता दोगे। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है वाह डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। नहीं भाई, हाइपरमेट्रोपिया को ही बोलते हैं, लॉन्ग साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, यही सब बोलते हैं ना। अब सुनो, आपने तो पढ़ा ही होगा यार मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। इसको हिंदी में तो और कठिन बन जाता है ना। मायोपिया को निकट दृष्टि दोष बोलते हैं और हाइपरमेट्रोपिया को दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। अच्छा सोचो जरा, निकट दृष्टि दोष ऐसा समझ में आ रहा है कि निकट में मतलब पास की चीज़ें देखने में दोष होगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। उसमें पास की चीज़ें दिखाई देती हैं और हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीज़ें दिखाई देती हैं ना, और वो दूर दृष्टि दोष होता है हाइपरमेट्रोपिया का मतलब। तो गाइज़ हिंदी में थोड़ा सा आपको फंसा सकता है, इसलिए इसका अंग्रेजी वर्ड ही थोड़ा याद कर ले आप। तो गाइज़ बढ़ता हूँ फटाफट अगले क्वेश्चन की तरह। आई होप इसका भी आंसर आपने सही दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके स्क्रीन सामने। ऑप्शन दे देता हूँ, लगाओ खटाखट से। थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप है क्वेश्चन, आई होप आप इससे लगा पाओगे। तो गाइज मैं क्वेश्चन में पूछा क्या, मैं आपको फटाफट बता दे रहा हूँ। एक कूलर है जो 1500 वाट का है, 200 वोल्ट पे रन कर रहा है, ठीक है। एक फ़ैन है जो 500 वाट का है, वो भी 200 वोल्ट पे रन कर रहा है। तो बताओ यार जो फ्यूज़ की रेटिंग रहेगी वो क्या रहेगी, है ना। फ्यूज़ की रेटिंग आपको बताना है, उसकी वैल्यू आपको निकालना है।
कुछ नहीं करना है गाइज, मैं आप पहले इसको लगाओ एक बार अपने तर्क से सोच के, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे लगेगा। तो ऐसा करेक्ट आंसर है डी, 10 एम्पियर का फ्यूज लगेगा, है ना, 10 एम्पियर का। अब 10 एम्पियर कहाँ से आया, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो गाइज देखो इसका आंसर डी है। कैसे, सुनो, I बराबर क्या होता है, P बाई वी, है ना, I इज इक्वल टू P बाई वी या P इज इक्वल टू वी आई। आप ऐसे शॉर्ट में याद भी कर सकते हो, जैसे कि P मान लो आप, जैसे कि P मान लो पैसा और वी आई आपकी कंपनी हो गई है ना, वोडाफोन आइडिया, तो ऐसे आप याद कर सकते हो P इज इक्वल टू वी आई। तो देखो यहाँ पे पावर जो होगा वो तो भाई सब सारे का पावर ऐड कर रहे हो, है ना, जितने भी डिवाइसेस लगी हैं सारे का पावर चाहिए, तो ऊपर सारे का पावर, ऊपर सभी का पावर हमने ऐड कर लिया, आ गया 2000 वाट। ठीक, अब देखो अपॉन वी, वोल्टेज कितना है, वोल्टेज तो यार 200 पे दोनों ही रन कर रही हैं, ठीक है भाई 200 ले लिए। तो गाइस आई इज इक्वल टू पी बाई वी लगा दिया और हमारा 10 एम्पियर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फटाफट आगे। क्वेश्चन नंबर 5 ये आपके स्क्रीन के सामने। देखो गाइस फिजिक्स में अगर फॉर्मूला, कॉन्सेप्ट के साथ अगर फॉर्मूला याद है ना तो फटाफट क्वेश्चन बनते जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और नहीं याद है तो यार फिर ठीक है यार, क्वेश्चन देखो आप, बाद में जाके आप याद कर लेना। सो गाइस क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की 1 जूल, 1 जूल वर्क डन होता है किसके बराबर होता है। आपको ऑप्शन दे देता हूँ लंबे लंबे। ये देखो भाई, हटना तो पड़ेगा, इस सामने से लो, हट जाता हूँ मैं फटाक से। आप देखो इसका करेक्ट आंसर लगाओ, है ना। सो गाइस आई होप इसका भी करेक्ट आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, बी इज द राइट आंसर, है ना, बी इज द राइट आंसर गाइस। देखो देखो गाइस 1 जूल किसके बराबर हो रहा है, जैसे कि आप किसी ऑब्जेक्ट को 1 न्यूटन का फोर्स लगा के धक्का दे रहे हो, 1 न्यूटन का बल लगा के धक्का दे रहे हो, अगर वो ऑब्जेक्ट 1 मीटर डिस्प्लेस कर गया तो समझ जाओ कि उस पर 1 जूल का काम कर दिया है आपने। तो बढ़ते हैं, आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा सही। तो कमेंट करते रहना, छोड़ना मत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके स्क्रीन के सामने। तो गाइस ऑप्शन देखो, इनके सॉल्व करो, पहले से खुद से सॉल्व किया करो। सो गाइस इस क्वेश्चन में करंट की वैल्यू आपको दे दी गई है और टाइम की वैल्यू दे दी गई है। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है ना, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास कर रहे होंगे यही आपको बताना है फटाफट। आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। तो क्वेश्चन लाया हूँ, अच्छे क्वेश्चन लाया हुआ है ना, इतने मिस मत करना, जहाँ भी दिक्कत हो स्क्रीनशॉट ले लेना यार। तो बढ़ते हैं आगे फटाफट। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखाता हूँ, ए इज द राइट आंसर, 10 की पावर 20। अब कैसे आया है चलो डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस इसका आंसर ए था जैसा कि आपने जाना। और हाँ, इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा मैं आपको दिखा, आपको दो चीज़ जानना जरूरी है अगर आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। Q बराबर NE, है ना, चार्ज बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, वो E की वैल्यू होती है। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, Q बराबर IT, चार्ज बराबर करेंट इनटू टाइम। तो गाइस ये दोनों Q का फॉर्मूला है, दोनों को इक्वेट कर दो, यहाँ से आपको M की वैल्यू यानी नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहाँ से N की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो कि IT अपॉन E कर देना है। अब बाकी वैल्यू पुट कर दो, आपका आ गया 10 के पावर 20 इलेक्ट्रॉन्स। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे फटाफट से, करते रहो गाइस, रुको मत फटाफट, है ना। तो गाइस पूछा क्या है, मैं ऑप्शन दे देता हूँ, आप सोचते रहो, मैं आपको बताता रहता हूँ क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो गाइस जैसा कि हम कोई चीज़ सामने से जब देखते हैं तो हमारे रेटिना पे, है ना, ह्यूमन आई की रेटिना पे किस तरह की इमेज वो फॉर्म होती है, उसका नेचर बता दो आप फटाफट से। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर मैं दिखा देता हूँ क्या है, आप आई होप आपने ये भी कर लिया होगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा ठीक है, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं इस चीज़ के बारे में भी क्या है। तो गाइस ये चीज़ आप देख रहे हो, सामने से जब हम कोई चीज़ चेहरा देखते हैं ना, तो हमारी आंखों के जो रेटिना है उस पर तो गाइस रियल एंड इन्वर्टेड फॉर्म करती है। रियल इमेज मतलब वो इमेज जो स्क्रीन पे फॉर्म की जा सके, और वर्चुअल हम जानते हैं कि वो स्क्रीन पे फॉर्म, उसे स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं किया जा सकता। तो गाइस जैसे कि रेटिना में तो उल्टा छप गई, लेकिन हमें तो चीज़ें यार सीधी दिखाई दे रही ना, हम जो भी अपने आसपास चीज़ें देख रहे हैं वो तो हमको बिल्कुल एग्जैक्ट सीधी दिखाई दे रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यार गाइस हमारा ब्रेन जो होता है उस चीज़ को सीधा रीड करता है ना, हमें भले ही उल्टी वो चीज़ हमारे आंखों के रेटिना पे छपती हैं, लेकिन जो हमारी इंफॉर्मेशन ब्रेन रीड करता है वो एकदम सीधा करता है, इसलिए वो हमको सारी चीज़ें सीधी दिखाई देती हैं। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा स्क्रीन के सामने। अगेन एक न्यूमेरिकल है गाइस, लगाते रहो, है ना, फटाफट। कुछ नहीं यार, फॉर्मूला पता होगा तो ये सब धड़ाधड़ करते जाओगे, हमें पता है, और नहीं पता होगा तो यही चीज़ हार्ड लगेगा आपको। ऑप्शन दे रहा हूँ, लगाओ। पूछा क्या है मैं आपको साथ में बता देता हूँ। देखो क्वेश्चन को सोचा कैसे करा करो, मतलब कैसे सोचा करो, है ना। क्या क्या दे दिया है चलो पढ़ लेते हैं फटाफट। वोल्टेज दे दिया है, ठीक है भैया, चार्ज दे दिया है, अच्छा रेजिस्टेंस की वैल्यू दे दी गई है, साथ में टाइम की वैल्यू दे दी गई। पूछा क्या है, वर्क डन। अगर वर्क डन का फॉर्मूला जानते हो तो लगा दोगे ये सब वैल्यू को पुट करके। चलो दिखा देता हूँ इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। अब कैसे, चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस आप देख पा रहे हो वर्क डन बराबर क्या होता है, Q इंटू वी। Q क्या है आपका चार्ज हो गया और V आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, बस
यही तो रखना है। Q की वैल्यू दे दी गई है ऑलरेडी और V की वैल्यू दे दी गई है। इसकी वैल्यू जब आप रखोगे तो वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 2 × 10⁵ जूल। एज सिंपल एज दैट। बढ़ते आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 9 ये आपके स्क्रीन के सामने। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, बताओ कौन डिस्कवर्ड किया था। ऑप्शन दे दिया हूँ। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है गाइस, है ना, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। तो फटाफट तो गाइस फटाफट इसे लगा दो आंसर। आई होप आप पढ़े होंगे। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ऑरेस्टेड, है ना, ए इज द राइट आंसर। अपने कमेंट में आंसर लिखते रहना, क्योंकि लिखोगे नहीं तो आपकी गलती और सही का आभास आपको होगा नहीं। तो इस चीज़ को करते रहना, है ना, उसी टाइम पे पॉज करके वीडियो, जब भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, तभी मज़ा आएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो रियल एक्चुअल टाइम में। तो गाइस जैसा कि यार ऑरेस्टेड ने ही डिस्कवर किया था। क्या था एक्चुअली कि इन्होंने बताया था कि रिलेशन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में एक रिलेशन बताया था। इसके एक्सपेरिमेंट के थ्रू रिलेशन डिराइव किया था। जैसे कि इन्होंने कहा कि भैया जब कोई आप वायर लोगे ना, आप कोई वायर लोगे, अगर उसमें करंट पास कराते हो, किसी भी वायर में आप कोई करंट पास कराते हो, तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट हो जाएगा। इन्होंने ये चीज़ एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था और बताया था कि उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। समझ रहे हो, राइट हैंड थंब रूल के यूज से हम निकाल सकते हैं। जिधर हमारी फिंगर कर्ल हो रही होंगी वही होगा डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, है ना, और जो थंब होगा इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में थंब करो आप, और जिधर फिंगर कर्ल कर रही हैं वही आपका हो गया डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखो वो एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो आपके थंब के डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि थंब का डायरेक्शन किधर है। तो गाइज आई होप आप समझ रहे होगे। बढ़ते हैं आगे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 10 ये आपके स्क्रीन के सामने। तो गाइज अपने से करो फटाफट, ऑप्शन दे रहा हूँ उस क्वेश्चन का। तो गाइज पूछा क्या है कि एक नॉर्मल अगर पर्सन की बात करें तो नियर और फार पॉइंट कितना होता है ना। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर, आई होप गाइस आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका करेक्ट आंसर है सी, 25 सेंटीमीटर एंड इन्फिनिटी। अच्छा 25 मतलब नियर का तो भाई 25 सेंटीमीटर। ऐसा बोला भी जाता है कि भैया कोई चीज़ पढ़ा करो जब आप, है ना, तो ये लगभग 1 फीट दूर से आप पढ़ा करो कोई चीज़, वरना आप ज़्यादा पास कर लोगे तो आँख भी डैमेज कर जाओगे। कोई मिल गया का रोहित मेहरा आप बन जाओगे, सोच लो। दूर की चीज़ें क्या है, आप कितना दूर देख सकते हो भाई। गाइज इस चीज़ का कोई माप नहीं है ना, इन्फिनाइट आप डिस्टेंस आप देख सकते हो। सोचो आप रात में स्टार को भी देख पा रहे हो, रात में आप स्टार्स को भी देख सकते हो, चांद को भी देख पा रहे हो, है ना। तो दूर का या तो कोई पैमाना ही नहीं है, वो तो सीधे इन्फिनाइट लिख दिया गया है। और पास का है मिनिमम 25 सेंटीमीटर से चीज़ें यार हमें रीड करनी चाहिए, देखनी चाहिए, है ना। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 11 ये आपके स्क्रीन के सामने। ऑप्शन दे देता हूँ, पहले आप खुद रीड करो, खुद समझो इस चीज़ को, फिर मैं तो यार आपको बता ही दे रहा हूँ क्या चीज़ है। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा दूं। तो चलो गाइस इसका आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसका करेक्ट आंसर है बी, 0 न्यूटन। हाँ भैया 0 न्यूटन आंसर है ना। ये ABC ये ACD में से नहीं होगा, केवल बी ऑप्शन इज द राइट आंसर है, होगी 0 न्यूटन। अब कैसे है सुनो, आप देखो इनकी वैल्यूज़ पे मत जाओ, है ना। क्वेश्चन के देखो यही है फिजिक्स, हर बार फॉर्मूला नहीं यूज होता है गाइस। आप समझो इस चीज़ को, कॉन्सेप्ट पढ़ना भी ज़रूरी है, थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है। थ्योरी के साथ फॉर्मूला यूज किया करो। अब देखो यहाँ पे क्या करना था, वैल्यूज़ तो दिख रही है ऐसे ऐसे से, लेकिन आंसर तो 0 न्यूटन है। एक्चुअली देखो न्यूटन जी का फर्स्ट लॉ यूज कर लो। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है गाइस, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना, कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, वो तो मूव करना चाहेगा, वो अपने आप से थोड़ी ना रुकेगा, वो तो मूव करता रहेगा जब तक आप उसे कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दो, है ना। बाहर वो चल रहा था, बाहर से अपने आके फोर्स लगा दिया, वो रुक गया, तभी ना रुकेगा। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। अगर फ्रिक्शन नहीं है तब, अब फ्रिक्शन होगा तो गाइस आप कोई भी बॉल ऐसे चला दो जमीन तो देखो खुद ही रुक जाता है। ग्रेविटी एक्ट कर रही है, फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है तो रुक जाता है फिर। लेकिन अगर फ्रिक्शन लेस सरफेस है तो वो रुकेगा नहीं, वो छटकता हुआ चला जाएगा, है ना, कॉन्स्टेंटली छटकता हुआ चला जाएगा। उस पर अगर उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगी, वो कॉन्स्टेंटली उसी वेलोसिटी के साथ मूव करता रहेगा। तो गाइज इस वजह से इसका आंसर जो है 0 न्यूटन है। वैसे भी न्यूटन का जो लॉ है मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आने वाली वीडियो में, तो आप लोग देखना जरूर, मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 ये आपके स्क्रीन के सामने, देखो लगाओ फटाफट से। गाइज आई होप आपको दिख रहा होगा, मैं हट भी जाता हूँ, चलो ऑप्शन देके आप लगाओ खटाखट से, है ना।
तो गाइस एक ऐसी डिवाइस का नाम बताना है जो इलेक्ट्रिक मोटर में यूज होता है। उसकी खासियत क्या है मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो करंट का डायरेक्शन कॉइल में है ना, कॉइल में हर आधे रोटेशन पर वो रिवर्स कर दे रहा है ताकि वो जो कॉइल है वो कंटिन्यूसली मूव करता रहे, अपने स्पीड में लगातार मोटर रन करती रहे। उस डिवाइस का नाम बता देना है। तो गाइस आई होप आप पढ़े होगे, इसका तो आंसर यार आपको याद ही होना चाहिए है ना, बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। तो गाइस का करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, याद कर लेना, बी कम्यूटेटर है ना भैया, कम्यूटेटर याद कर लेना इस चीज़ को। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 13 ये आपके स्क्रीन के सामने, भाई साहब लगाओ यार फटाफट है ना, क्वेश्चन सेलेक्टेड लाया हूँ आपके लिए, तो आप मेहनत करते रहो। ऑप्शन आपको दे दे रहा हूँ भैया, आप लगाओ खटाखट से। तो गाइस क्वेश्चन में दिया क्या क्या है मैं आपको साथ में बता दे रहा हूँ भैया। कॉनकेव मिरर की बात की जा रही है यहाँ पे, जिसका फोकल लेंथ आपको 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है। मैग्नीफिकेशन भी दे दिया गया है। अच्छा, एक कंडीशन पे पूछ रहा है, क्या कंडीशन है कि आपको इमेज फॉर्म करानी है, वो भी वर्चुअल पोजीशन पर अगर इमेज फॉर्म करानी है तो बताओ ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी, यही आपको बताना था। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सी 10 सेंटीमीटर। गाइज कैसे है लो देख लो भैया, ऐसे है। पहली बात तो यार वर्चुअल इमेज के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर रहे हो, पहली बार तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू दे दी गई है ना, 2 टाइम्स यार बढ़ जा रहा है, तो -v/u से एक रिलेशन आ जाएगा आपका v और u में, v = -2u। अब तो गाइज मिरर फार्मूला यूज कर लो अब ना, 1/u + 1/v = 1/f। तो गाइज जहाँ पे u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है फ्रॉम मिरर, v आपका इमेज डिस्टेंस होता है फ्रॉम मिरर, और f आपका फोकल लेंथ होता है उस मिरर का, वैल्यू पुट कर दो आपका आंसर आ जाएगा। जहाँ की u की वैल्यू यार -10 सेंटीमीटर आ रही है, माइनस प्लस क्या डिनोट करता है किसी चीज़ का, उसका डायरेक्शन है ना, मिरर के किस डायरेक्शन में फॉर्म हो रहा है आपका इमेज या ऑब्जेक्ट जो भी। u यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू है, तो ऑब्जेक्ट किधर होगा मिरर के, ये माइनस और प्लस से पता चलता है। तो इसका आंसर है गाइस 10 सेंटीमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। बढ़ते आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा, अर्थ वायर कैरीज, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर जरूर लगा पाओगे। कमेंट में आंसर एक एक लोग लिखते रहना है ना, अपना ऑप्शन तुरंत लिखते रहना, जो भी दिमाग में आ रहा है इसका आंसर लिखते रहो, गलत सही, क्योंकि लिखना बहुत ज़रूरी है यार, करोगे नहीं फिर मज़ा नहीं आएगा। आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सी, कोई करंट नहीं है ना, अर्थ वायर में कोई करंट नहीं होगा। भैया कैसे वायर है फिर करंट भी नहीं है। देखो अर्थ वायर एक प्रोटेक्टिंग वायर की तरह काम करता है ना, एज ए प्रोटेक्टर काम करता है। कैसे हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज होता है। तो जैसा कि आपने खंभों में लगा हुआ देखा होगा कि अर्थ वायर लगा रहता है ना ज़मीन से, तो करता क्या है, जब फॉल्ट हो जाए, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में करंट आ जाए है ना, तो क्या हुआ, वो सीधे खंभे में से अपने अर्थ वायर में से गुजरते हुए ज़मीन में चली जाएगी, जिससे हमारे डिवाइसेस, हमारे घर की अप्लायंसेस बच जाती हैं। तो समझ रहे हो कितना बेनिफिट करता है यार। इसमें नॉर्मल कंडीशन में करंट नहीं फ्लो करता है ना, ये नहीं कि अर्थ वायर लगा हुआ है तो उसमें हमेशा करंट ही जाता रहेगा, नहीं, ये किसी पर्टिकुलर कंडीशन में ही इसमें करंट फ्लो करता है, जो कि मैं बताया हूँ। शॉर्ट सर्किट केस में या फॉल्ट, बहुत बड़ा फॉल्ट हो जाए तो उस केस में इसमें करंट फ्लो कर जाता है, ताकि वो ज़मीन में ऐसा चला जाए है ना, ताकि किसी को कोई भी डैमेज ना हो, किसी भी डिवाइस को, किसी भी पर्सन को। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, आई होप आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा उनके सामने, अगेन एक न्यूमेरिकल है गाइस, फटाफट सॉल्व करो, मैं हट जा रहा हूँ, ऑप्शन देके लगाओ। तो गाइज यहाँ पे बल्ब के हॉट फिलामेंट का रेजिस्टेंस जब वो गर्म हो जाता है पूरी तरीके से, तो वो 10 गुना है उसका रेजिस्टेंस एज कम्पेयर टू द कोल्ड रेजिस्टेंस, है ना। तो गाइज पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस आप बताओ कि जब 100 वाट का पावर आप दे रहे हो, 220 वाट का वोल्टेज दे रहे हो एक लैंप को, तो उसका आपको रेजिस्टेंस बता देना है जब वो यूज में नहीं हो रहा है ना, जब वो कोई यूज में नहीं है, मतलब कि वो हीट नहीं हो रहा होगा इस समय। आप आई होप आप समझ रहे होंगे। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर आपको दिखा देता हूँ, सी 484 ओम का रेजिस्टेंस। अब कैसे है चलो देख लेते हैं। तो भैया देखो R बराबर क्या, v²/p, यही फार्मूला यूज करना रेजिस्टेंस निकालने का, या v² = PR v² = PR, यही यूज करना है। R आपका रेजिस्टेंस है, P पावर है, V वोल्टेज है, बस 220 ऑलरेडी वैल्यू दी गई थी, 220 का स्क्वायर कर दिए अपॉन 100 कर दिए, 100 वाट दिया गया था, वहाँ से आपका रेजिस्टेंस आ जाएगा 484 ओम। बस क्वेश्चन देखो घुमा फिरा के पूछता है, फॉर्मूला सिंपल से लगाना रहता है, और वही नहीं समझ में आता कि समझे कैसे। ये तभी समझ पाओगे जब क्वेश्चन के वर्ड्स को आप समझ पाओगे, जब आप फिजिक्स के चैप्टर का कॉन्सेप्ट आप सीखे होगे, तभी ये चीज़ आप कर पाओगे, वरना बहुत हार्ड लगेगी गाइस। फटाफट से बढ़ते गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 ये आपके स्क्रीन के सामने, रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ,
बताओ बताओ रॉकेट किस प्रिंसिपल पे काम करता है। ऑप्शन आपको दे दे रहा हूँ, फटाफट आप इसे सोचो और बताओ इसका आंसर क्या है, कमेंट करो। सो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। ये भी इजी क्वेश्चन है गाइज, अगर आपने पढ़ा होगा तो जरूर लगा दिया होगा फटाक से। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सी मोमेंटम। जी हाँ, मोमेंटम इज द राइट आंसर, है ना। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसी पे वर्क करता है, इसी पे आपका रॉकेट काम करता है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 17 ये आपके स्क्रीन के सामने, इसका ऑप्शन दे रहा हूँ, लगाओ खटाखट से। भैया पूछा क्या है कि जो डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, है ना, सालों साल जो दब जाते हैं ज़मीन के अंदर, ठीक है, पेट्रोलियम, अच्छा ठीक है भैया, उन्हीं से तो हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मिल रहा है। जो भी जानवर, इंसान या कोई भी पेड़ पौधे सब दब चुके होंगे ना, कई मिलियंस ऑफ ईयर से दबे रहते हैं चट्टानों के नीचे, बहुत ज़मीन के अंदर, वही तो यार पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बताओ ये किसकी प्रेजेंस में ऐसा होता है, या एब्सेंस में होता है, या नन ऑफ द अबव। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसा करेक्ट आंसर है एब्सेंस ऑफ एयर, है ना। एयर के एब्सेंस में ही पेट्रोलियम या नेचुरल गैस फॉर्म हो पाती है, ये चीज़ को जान लेना आप। तो गाइस बढ़ते हैं फटाफट से अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा स्क्रीन के सामने, इसका ऑप्शन दे देता हूँ, आप पहले खुद से सॉल्व किया करो, मैं तो फिर आपको बता ही देता हूँ क्या पूछा है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 0, है ना। हाँ भैया 0 होगा, इस पर की भी वैल्यू नहीं होंगी। क्यों? तो गाइस पूछा क्या है यहाँ पे, ये बताया गया है कि गाइस एक लड़की 3 किलो का बैग लेके, है ना, अपने पीठ पे 3 किलो का बैग लेके 200 मीटर रोड पे, सीधे रोड पे चल रही है। तो बताना है कि आपका वर्क डन कितना होगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बताना था। ठीक है भैया, हम वर्क डन का फॉर्मूला पढ़े हैं क्या, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ना, वो कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना। अब यहाँ पे कॉस थीटा क्या चीज़ है, देखो आपने अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है वो भी सही है, लेकिन वो कब सही है, वो सिर्फ एक केस के लिए, जब फोर्स का डायरेक्शन, जैसा कि हम जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है गाइस, अगर फोर्स का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा तभी वो फार्मूला आपका वर्क करेगा। और जरा सा भी बीच में कुछ एंगल वेंगल पता चला, ये फोर्स का डायरेक्शन है और ये इधर डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो भैया इसके बीच में तो एंगल बन गया, तो वहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी, है ना, वहाँ पे थीटा की वैल्यू आपको रखनी पड़ेगी। तो इसका पूरा फॉर्मूला याद रखना, F इंटू डी इंटू कॉस थीटा। अब चलो लगाते हैं, सोचते हैं। तो भैया ग्रेविटेशनल फोर्स से पूछ रहा कितना वर्क डन करेगा। अच्छा ठीक है भैया, तो गाइस हम क्या देख पा रहे हैं कि लड़की मान लो इस सरफेस पे खड़ी है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स तो नीचे लग रहा है, जबकि लड़की मूव कर रही है आगे, जो भी अपना सामान ली है कितने भी किलो का, वो तो मूव कर रही है आगे, लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स तो उसके नीचे जस्ट लग रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और फोर्स नीचे लग रहा है ग्रेविटेशनल का। अरे आप भी जमीन पे खड़े हो गए तो फोर्स तो नीचे ही लगेगा ना भाई, आप इधर मूव करो, इधर चाहे इधर मूव करो, तो फोर्स तो जस्ट नीचे लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है, ये देखो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। जी हाँ बिल्कुल सही। तो भैया कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू 90 रखो, कितनी आएगी कॉस थीटा की वैल्यू, यानी कॉस 90 की वैल्यू क्या होगी, 0, बस। तो गाइस कॉस 90 ही 0 हो गया, तो F इंटू डी इंटू कॉस थीटा का कोई मतलब ही नहीं रहा, सब कुछ 0 कर देगा वो। उसने कोई काम नहीं किया उस लड़की ने, है ना, ऐसा मत सोचना भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा उस लड़की पे कोई काम नहीं हुआ है, ये इसका सही जवाब है, इसलिए इसका आंसर 0 है। तो गाइस देख रहे हो ये भी कॉन्सेप्ट बेस्ड पे क्वेश्चन है। सोचो न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको दी गई है इधर उधर भ्रम में डालने के लिए, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट से हिल गया आपका सवाल। अब कोई और होगा यार, नॉर्मल बच्चा क्या होगा, फंस जाएगा इसी चीज़ में, लगाने बैठ जाएगा अगर नहीं पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट, अगर नॉर्मल सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। इसीलिए कहता हूँ जो पढ़ो बढ़िया से कर लो, है ना, ताकि उसका झंझट ही खत्म हो जाए। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, आई होप इसका आंसर आपने सही दिया होगा। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 19 ये आपके स्क्रीन के सामने, ऑप्शन दे देता हूँ, पहले आप लगाओ फिर मैं बताता हूँ क्या चीज़ है। बड़ा बड़ा है ऑप्शन, मैं हट जाता हूँ स्क्रीन के सामने से। भैया वेट के बारे में पूछ रहा है, अर्थ के सेंटर पे कितना वेट होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। तो चलो ठीक है भाई बताओ फटाफट। आई होप इसका आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा दूं, तो चलो दिखा देता हूँ इसका करेक्ट आंसर गाइस। अरे वाह, ये 0 तो यार बहुत सही हो रहा है आजकल, है ना, हो क्या रहा है ये। तो हाँ भैया इसका भी आंसर 0 होगा, मिसप्रिंट नहीं है ना, गलत नहीं है ये। तो कैसे होगा भैया ये भी बता दो 0। चलो बता देता हूँ। जैसा कि हम जानते हैं यार कि जो g की वैल्यू, स्मॉल g की बात कर रहा हूँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाले g की, है ना। स्मॉल g की वैल्यू जो होता है
अर्थ के सेंटर पे जब आप पहुंच जाओगे तो वहाँ पे जीरो हो जाएगी गाइस, वो डिक्रीज करके जीरो बन जाएगी। अर्थ के सरफेस पे जैसा कि हम जानते हैं कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, और जनरली फार्मूला लगाने के लिए हम लोग फार्मूला में डालने के लिए हम लोग जी की वैल्यू 10 मान लेते हैं, चलो वो तो अलग बात है। लेकिन जैसे ही अर्थ के कोर पे हम पहुंचेंगे, इसी सेंटर में पहुंचेंगे, जी की वैल्यू डिक्रीज करके जीरो बन जाएगी। और जैसा कि हम जानते हैं वेट की वैल्यू क्या होती है, वेट का फॉर्मूला क्या होता है वेट निकालने का, आपका वेट कितना है 50 किलो? नहीं भैया, वेट 50 किलो कैसे हो सकता है, वेट तो यार एक फोर्स है, यानी उसकी यूनिट न्यूटन में होगी, और उसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत सही, आप जान तो रहे हो कम से कम। तो गाइज यही होता है ना। अब जहाँ पे जी की वैल्यू जीरो हो गई, फिर मास का क्या काम हो यार, m इंटू जी कर दोगे यानी m इंटू जीरो करोगे वो भी जीरो बन जाएगा। तो दैट्स वाई जीरो इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। तो पढ़ते आगे फटाफट से, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो देख लो गाइज, ऐसे ही मज़ेदार क्वेश्चन लेके आया हूँ, कुछ नया सिखाने के लिए, कुछ ऐसा समझाने के लिए, है ना। इसीलिए कहता हूँ क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया करो उसी समय बैठ के। क्वेश्चन नंबर 20 ये आपके स्क्रीन के सामने। बताओ भैया सोलर सेल किस चीज़ का बना होता है। ऑप्शन आपको दे देता हूँ गाइज, खटाखट देखो, लगाओ इन। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, बी सिलिकॉन, है ना। सिलिकॉन का बना होता है। तो गाइज सिलिकॉन का बना होता है सोलर सेल्स। सोलर सेल जो आपको दिखते हैं ना सोलर पैनल में, सोलर पैनल है क्या एक्चुअली, सोलर सेल का कॉम्बिनेशन ही तो है। बहुत सारे सोलर सेल को मिला दो तो सोलर पैनल बन जाता है, और सोलर सेल एक्चुअली सिलिकॉन का बना होता है। इस चीज़ को याद रखना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 21 ये आपके स्क्रीन के सामने। बताओ भैया एक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन और है, लगाओ खटाखट से। ऑप्शन दे देता हूँ। तो गाइस पूछा क्या क्वेश्चन में, ए और बी पॉइंट के बीच में आपने दो डिवाइसेस लगा दिया पैरेलल में। समझो, ए और बी पॉइंट के बीच में आपने दो डिवाइसेस लगा दिए पैरेलल में, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी होगी जो सेम रहेगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका करेक्ट आंसर है गाइस बी, वोल्टेज, है ना। जैसा कि हम जानते हैं पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, सर्किट में सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज, ये चीज़ आपको पता ही होगा। पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 22 ये आपके स्क्रीन के सामने। लगाओ खटाखट से, ऑप्शन दे रहा हूँ, देखता हूँ कौन कौन सोच पाता है इसका आंसर। तो गाइज आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, सी, 2R इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कैसे है ये भी जानना होगा। देखो, तो पहली बात तो ध्यान देना है, वो वर्ड है आपको डिस्प्लेसमेंट में, है ना। डिस्प्लेसमेंट वर्ड पे आपको ध्यान देना है। एक सर्कल है, अगर हम पूरा सर्कल हम घूमें, पूरा सर्कल अगर हम घूमें तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। हाँ 2πr, आधा सर्कल चले तो πr, चलो ठीक है, ये तो डिस्टेंस हो गई ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में तो हम डिस्प्लेसमेंट पूछ रहे हैं, तो भैया डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वो मिनिमम दूरी होती है, यानी कि मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। चलो ठीक है, हम स्टार्ट सर्कल, ये हमारा सर्कल है, देखो इधर इमेजिन करना सीखो यार, ये हमारा सर्कल है, हम ऊपर खड़े थे, ठीक, हम यहाँ से दौड़ते हुए नीचे चले आए। अब बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली इतना ही तो है, ऊपर से लेके नीचे से, यानी तो उसका डायमीटर के बराबर ही तो डिस्प्लेसमेंट है। इसमें सोचना क्या था भाई। और डायमीटर कितना है सर्कल का, r + r, 2r, एज सिंपल एज दैट। तो समझ रहे हो आप। बढ़ा जाए आगे, क्वेश्चन नंबर 23 ये आपके स्क्रीन के सामने गाइस। लगाओ यार, लगाते हो है ना, लगाओ यार फटाफट, ऑप्शन आपको दे देता हूँ। तो गाइज अगर दो मासेस, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं आपको समझा देता हूँ। अगर दो मासेस के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू F है ना, फिर उसके बाद हम उस मासेस की, हम उन मास की वैल्यू आधा कर देते हो। चलो मान लो 10 किलो था तो हम उसको 5 किलो कर दिए, चलो ठीक है ना, मतलब m था तो m/2 कर दिए। तो अब बिना डिस्टेंस को चेंज किया, अभी भी मास इतने ही दूर पे खड़े हैं जितने दूर पहले थे, बस हम उनकी वैल्यू को आधा कर दिए, उन मासेस को आधा आधा कर दिए। तो आप पूछ रहे हैं गाइस नया ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, बस यही बताना है आपको। तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ, AF/4। भैया सिंपल सी बात थी, दो हम जैसा जानते हैं यार, F बराबर क्या होता है, कैपिटल G, है ना, कैपिटल G m1m2/r², यही तो होता है F, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू। तो यानी हम देख पा रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, मासेस के प्रोडक्ट पे, और इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है, और इन्वर्सली यार प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस के स्क्वायर के। और डिस्टेंस तो चेंज ही नहीं हो रहा है, उसका तो खत्म हो गया। अब रही बात मास की, मास आधा कर दिया यानी m/2, यानी 1/2 कर दिया, 1/2 कर दिया। टोटल कितना हो गया, जितना मास घट, देखो
एम देखो एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मासेस के प्रोडक्ट पे, तो जितना मास आप बढ़ाओगे उतना ये भी बढ़ जाएगा, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा। अगर मास को जितना टाइम्स कम कर दोगे उतना टाइम्स ये भी डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली हमने कितना टाइम्स कम कर दिया, 1/2 इंटू 1/2 है ना, 2 मासेस थे, तो इस वजह से 1/4 टाइम्स गाइस डिक्रीज कर जाएगा। समझो इस चीज़ को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका करेक्ट आंसर है ए, F/4। बढ़ते हैं आगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 24 गाइस, इसके बाद एक क्वेश्चन और है, करके जाना है यार, पूरा कर लेना है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे फिर क्या मज़ा आएगा। बताओ भैया डेंटिस्ट लोग कौन सा टाइप का मिरर यूज करते हैं छोटे छोटे कैविटीज़ है ना, दांतों में जो कैविटीज़ लग जाती है उसको देखने के लिए। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है, देखो इन्हें, कुछ बड़ा क्वेश्चन आ गया। चलो तो गाइस आई होप इसका भी आंसर आपने लगा दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ भैया, सी, कनकेव मिरर। भैया कनकेव मिरर यूज होता है, समझ रहे हो आप। उसमें क्या हो रहा है एक्चुअली कि जो दिखता है ना कैविटी वेटी जो होता है कैविटी ना, वो कनकेव मिरर क्या होता है उससे बड़ा करके एकदम से दिखा देता है, एकदम से मतलब छोटी चीज़ को इतना बड़ा इनलार्ज कर देता है। इस वजह से हम लोग कनकेव मिरर का यूज, इस वजह से डेंटिस्ट लोग जो होते हैं कनकेव मिरर का यूज करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों को वो बड़ा कर देता है एकदम से। आपने वो भी देखा हुआ है जो सेविंग मिरर होते हैं ना, सेव करने के लिए, मतलब सेव करना, दाढ़ी बनाने वाला है ना, बेयर्ड्स बनाने वाले मिरर जो होंगे, तो वो भी तो यार हमको अगर देखना है अपना दाढ़ी भैया कहीं तो बड़ा छोटा तो नहीं है, तो उसमें भी यार यही कनकेव मिरर ही यूज करेंगे, क्योंकि हमको उसमें यार छोटी छोटी जो हेयर्स होंगे वो एकदम बड़ी दिखाई देंगी, तो जिससे में पता चल जाएगा भैया यहाँ का नहीं बना है, यहाँ का बन गया है, यहाँ का बच गया है। समझ रहे हो आप। तो बढ़ते आगे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा, इन सोनार वी यूज, सोनार लोहार वाला सोनार नहीं है भाई, SONAR, ये साइंस वाला सोनार है ना। तो बताओ इसमें क्या यूज होता है। तो गाइस आई होप इसका आंसर आपने दे दिया होगा। इसका करेक्ट आंसर मैं आपको दिखा देता हूं। इसका करेक्ट आंसर गाइस ए, अल्ट्रासोनिक वेव्स। अब कहाँ होता है, किस तरह होता है, चलो थोड़ा बता देता हूं, लेकिन आपको कमेंट में SONAR यानी सोनार का फुल फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा। अभी के अभी देखता हूँ किसको पता है। तो गाइस बढ़ते हैं आगे, दिखा देता हूँ आपको एक चीज़। तो गाइस आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि ये देखो छोटू सा शिप अपना टाइटैनिक दिख रहा है ना, मान लो भी टाइटैनिक डूबा नहीं है, ऊपर अपना मस्त फ्लोट कर रहा है। भैया ये सोनार कैसे, मतलब सोनार का यूज कहाँ है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। कि मान लो इसमें टाइटैनिक में जो बैठा हुआ कैप्टन है, इसको नापना है ना समुद्र की गहराई कितनी है, तो कैसे ये मेज़र करे। अब भैया एक तरीका है कि एक आदमी जाए नीचे रस्सी से पूरा है ना, रस्सी में टेप लगा के जाए अपना चिपकाते हुए कि कितना मीटर वो नीचे जा रहा है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा प्रेशर नीचे बढ़ जाएगा। सी के आप डेप्थ में चलते जाओगे ना, आपका बहुत ऊपर से गाइस जो वाटर का प्रेशर होगा बहुत ज़्यादा पड़ता जाएगा, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका क्या है, ये सोनार वाला, ये मस्त तरीका है। ऊपर बैठे थे ट्रांसमीटर से, जहाँ पे ट्रांसमीटर लगा हुआ है, जहाँ पे आपको वहाँ से अल्ट्रासोनिक वेव्स आपने छोड़ा ज़मीन की तरफ, वो वेव्स फट से गए और फिर वापस रिसीवर की तरफ आ गए। तो हुआ क्या एक्चुअली में, कैसे हम डिस्टेंस मेजर कर लिए कि भैया इतनी गहराई थी। सिंपल सा फॉर्मूला यार, डिस्टेंस बराबर क्या, स्पीड इनटू टाइम। बस स्पीड किसकी, अल्ट्रासोनिक वेव्स की, वाटर में कितनी स्पीड्स हैं ये ऑलरेडी नोन होता है, हर वेव्स का अलग अलग स्पीड होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब टाइम के लिए बड़ी आसान तरीका है, जितना देर में आपने छोड़ा फिर वापस टकरा के जब रिसीवर तक, ट्रांसमीटर से छोड़ा आपने और रिसीवर में वापस आ गई, कितना टाइम लगा, मान लो 30 सेकंड लगा होगा, ठीक, टोटल 30 सेकंड ये सब लगा, 30 सेकंड लगा टोटल जाने में और आने में। तो केवल जाने में आपको कितना लगा होगा, 15 सेकंड, 1/2 कर दो उसका, यानी 15 सेकंड, अप्रॉक्स में 15 सेकंड में वो ज़मीन तक पहुँच गई, कोई टकरा गई होगी वो वेव। और फिर यार ये वैल्यू पुट कर दो आप स्पीड इनटू टाइम में, कहानी ख़त्म गाइस, आपको आंसर मिल जाएगा भैया समुद्र की गहराई कितनी है। तो चलो गाइस गहराई भी निकालना हम लोग सीख ही गए हैं ना। आप लोग सोनार का फुल फॉर्म बता देना कमेंट में अगर आता है तो। और गाइस अगर ये मेहनत पसंद आ रही हो तो ये सब करना मत भूलना है ना। GS का भी वीडियो देखो यार, जैसे माहौल बनता है मैं उसे तुरंत शूट कर दूंगा, कंटेंट तैयार है। तो फाइनली गाइस वरदान सीरीज़ आपको कैसी लग रही है बताना मत भूलना कॉमेंट में, और प्रैक्टिस करते रहे ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज़्यादा आप मजबूत बनते जाओगे, उतना ज़्यादा आपका डर खत्म होता जाएगा। और CHS का कोई भी अपडेट आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा। नए और फटाफट सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ ये घंटा बटन प्रेस कर दो ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके, आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सके। और हाँ, पुराना वाले वीडियो में जाके यार कमेंट करना मत भूलना है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मेहनत करते रहो, मिलता हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।